यार जंग चल रही होती, कौन बंदा होता है जो जाके नाम सोचता है कि इसका नाम क्या होगा? तो नाम मेरा ख्याल है कि ये, क्योंकि ने वो सिंदूर, इस पे कुछ इंडियन ख़वातीन को बड़ी तकलीफ भी होती है अगर आप उनकी वीडियोस देखें। क्या ये टाइम नहीं आ गया कि आप शायद एयरफोर्स की जगह कुछ और ट्राई करें? एज अ पाकिस्तानी दे दूं कि आई वुड लव कि नेक्स्ट टाइम प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ यूज़ योर नेवी। हवाई जहाज़ काफ़ी गिरा लिए हैं, अब हम बहरी जहाज़ गिराना चाहते हैं। जब तक वो कोई नई कैपेबिलिटी नहीं ले लेते, जैसे राफेल और S-400, तो वो नहीं आते। S-400 बड़ी चीज़ है, कैसे फिर हमने मारा? अगर उस दिन वो S-400 को वेपन्स फ्री कर देते तो इंशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स का तो कोई ना गिरता, लेकिन 2-3 फ्रेंडली फायर से इंडियन एयरफोर्स के ही जेट्स गिर जाते। इंडियंस का प्रॉब्लम ये है कि 2019 के बाद उन्होंने कहा कि अगर राफेल होता तो हम ये कर देते। अगेन हेल्प चाइना कर रहा है, लेकिन एसेट तो मेरा अपना है ना। मैंने सुना ये है कि हमने उन 70 में से सिर्फ उन जहाज़ों को मारा है जिनने मिसाइल अटैक हम पे किया, जिसका नंबर 3 हिट हुआ था और वो उसकी पोजीशन पूछ रहा था लीडर, और फिर नंबर 4 ने उसको बताया कि आई सॉ एन एक्सप्लोजन इन द एयर, तो ही न्यू कि नंबर 3 इज गॉन। 6 किल्स वर 100% श्योर। ठीक है, 2 राफेल्स जो है ना दे वर डैमेज्ड। शिवांगी सिंह के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि यार वो खातून अगर मतलब इंडिया कह रहा है कि हमारे पायलट्स हैं, तो वो उसको एक दफ़ा मीडिया पे ले आए। आपके पास 36 राफेल थे, आप लेट से कह रहे हैं कि एक तबाह हुआ और 35 हैं, आप वो 35 लाइन में खड़े करें और वही जो पोजीशन लीडर है उसको दिखा दें। मुझे बेशक ना दिखाएं। आप आज तक इंडियंस को नहीं मना सके, उन्होंने अभिनंदन को प्रमोट भी कर दिया और वो भी दे दिया, तो इंडियंस का थोड़ा सा ये इशू है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउ डज इट वर्क, अ पॉडकास्ट बाय प्रो पाकिस्तानी। हमारे बहुत खास मेहमान हैं। अली हमजा इज़ अ फॉर्मर PAF एयर पायलट, फाइटर पायलट, मास्टर्स इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। और अब आप आई गए हैं हमारी रिक्वेस्ट पे, तो एयर डिफेंस, PAF, बड़े सवालात आजकल चल रहे हैं। लेकिन मैं इस वाली जंग से पहले, आप एयर हेड क्वार्टर्स में थे, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट था वो 2019 जी। क्या वॉक मी थ्रू पर्सनली आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे, क्या एक्सपीरियंसेस थे, क्या उस टाइम पे इनसाइड द PAF डर होता है ऐसी चीज़ों में जब हो रहा होता है कि यार हम यहाँ पे किस तरीके से का रिस्पांस दे रहे हैं, क्या अच्छा रिस्पांस आ रहा है? क्योंकि हम तो TV पे देख के हमें डर लग रहा होता है, हम एक कह रहे जो अवाम है मेरी तरह की, वो देख के इस तरह सोच रही होती है। तो आप एज ए ह्यूमन बीइंग पहले मुझे कहानी सुनाए कि 2019 में क्या हो रहा था? थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं शुक्रिया आपका अदा करना चाहूँगा, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आजकल ये जो एयर पावर है इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है लोगों का, क्योंकि सर औरंगज़ेब ने वो DGISPR की जो ब्रीफिंग दी थी उसमें उन्होंने कुछ मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और इस तरह की टेक्नोलॉजिकल टर्म्स जो यूज़ की थी, वो मैसेज को समझ नहीं आती। तो मेरी कोशिश है कि मैं सिंपल करके थोड़ी सी जो चीज़ें हैं ना वो बताऊं, ताकि उसमें कॉन्फिडेंशियल तो ना मुझे कुछ पता है ना मैं बता सकता हूँ, वो ओपन सोर्सेज में आ चुकी हैं, लेकिन वो आम लोगों को जो इनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है उनको वो समझ नहीं आती। तो मैं ब्रीफली एंड सिंपली इसमें मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। उस टाइम मैं रिटायर्ड नहीं था, आई वॉज सर्विंग डायरेक्टरेट ऑफ प्लान्स जो है एयर हेड क्वार्टर के अंदर, जो वॉर प्लान्स बनाता है ये सारी स्ट्रेटजीज़। तो उसमें मैं उस टाइम एक छोटी सी सीट पे मैं था और हम एक्चुअली तैयारी कर रहे थे हाई मार्क एक्सरसाइज की। ये एक एक्सरसाइज होती है जो आप हर जो है ना 4 से 5 साल के बाद करते हैं। तो हम तो उसकी तैयारी कर रहे थे। अचानक से 26 तारीख की रात, 26 फरवरी को इंडियन एयरक्राफ्ट जो है मिराज 2000 वो आए, उन्होंने LOC भी क्रॉस की, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान जो LOC को उन्होंने थोड़ी सी क्रॉस की, लेकिन जो उनके स्टैंड ऑफ वेपन्स थे उनकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो वेपन्स आके गिरे थे बालाकोट में, जो टेक्निकली इट इज़ सॉवरेन पाकिस्तान टेरिटरी। तो एयरक्राफ्ट डिडंट कम इन, लेकिन बॉम्ब्स वहाँ आके गिरे। उसके बाद आपको थोड़ा सा याद होगा कि 26 के दिन उन्होंने बताया कि हमने 300 टेररिस्ट मार दिए और वहाँ पे वो सारा ट्रेनिंग कैंप था। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बॉम्ब्स मिस्ड। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। उस टाइम DGISPR आसिफ गफूर साहब थे, जनरल आसिफ गफूर, वो बाद में मीडिया को लेके भी गए थे और कुछ दरख्तों का नुकसान हुआ था वगैरह वगैरह। लेकिन मैं उस कवा एग्जैक्टली यस कवा शहीद, मैं शायद ऑडियंस को अच्छा कि आपने बता दिया, वो हामिद मीर साहब ने दिखाया था वो बाद में, वो कवा जो बेचारा शहीद हुआ था। तो वो बट मैं इंडियन प्रोपेगेंडा की मैं बात करूँ कि दे सेट कि हमने वो 300, तो वो जो 26 का दिन था ना, दैट वाज लाइक थोड़ा सा हम एंक्शियस भी थे, फ्रस्ट्रेटेड भी थे, क्योंकि इंटरनेशनल हमारा जो वो बॉर्डर बेशक क्रॉस नहीं हुआ लेकिन बॉम्ब्स आके गिरे हैं। और डर की जो मैं आपको बात करूं, मैं बिल्कुल इसमें अल्लाह किसी बड़े बोल से बचाए कि डर जो है ना वो फियर इस चीज़ का नहीं होता कि दुश्मन के मुकाबले का, लेकिन जो एक दिल में छोटा सा आपको ख़दशा होता है ना कि यार व्हाट इफ़ आई एम नॉट गुड इनफ, कि मेरी नेशन जो है वो मेरे ऊपर रिलाई कर रही है और इंडियंस ने ये किया और हमने उनको जवाब देना है। तो अगर मैं खुदा न खास्ता
मैं फ़ेल हो गया। तो इस चीज़ का डर होता है। बाकी जो दुश्मन के मुकाबले का डर है, मैं आपको बताऊं कि जब वो हमारे जहाज़ थोड़े से किसी ऑपरेशन के लिए रेडी थे और जब बाद में वी डिसाइडेड बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रेंट कि हमने उसमें अभिनंदन को भी छोड़ दिया था, मैं उसको भी ब्रीफली करता हूँ। तो दोज पायलट्स वर फ्रस्ट्रेटेड कि यार हमें आपने मौका नहीं दिया और सिर्फ F-16 जो हैं वो आगे चले गए, जिसमें अभिनंदन की एक केल और एक Su-30 MKI भी उनका हमने, क्योंकि 2 पायलट्स का आपको नाम याद होगा, सर नोमान अली ख़ान और सर हसन सिद्दीकी। तो सर नोमान अली ख़ान वाज अवॉर्डेड विद MiG-21 किल, जिसका पायलट भी अभिनंदन यहाँ पे प्रिजनर ऑफ वॉर बना। और सर हसन सिद्दीकी को जो मिली वो Su-30 MKI था, लेकिन उसका रैकेज क्योंकि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में गिरा था, तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो आज भी अपनी चालाकी से उसको नहीं मानती कि एक ही किल थी। और अभिनंदन पे भी उन्होंने, क्योंकि उसको वो डिनाई तो कर नहीं सकते थे बिकॉज ही वाज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, तो उन्होंने उसके लिए क्या अपना कोप किया कि इसने मरने से, हिट होने से पहले एक F-16 गिरा दिया था। अमेरिकन जो हैं उनकी कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उन्होंने भी ये बयान दे दिया कि पाकिस्तान का F-16 काउंट पूरा है, ठीक है, कोई F-16 नहीं गिरा। लेकिन जब 3 दिन बाद हमने अभिनंदन को छोड़ा तो उन्होंने वापस जाके उसको अपना वो अवार्ड भी दे दिया, महावीर चक्र या समथिंग लाइक दैट, कि जी इसने F-16 गिराया है। तो मैं अब ब्रीफली बस इसको अपने उसकी बता दूं सर कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयर फोर्स इज़ रेडी। हमें डर इस चीज़ का कोई नहीं था दुश्मन से मुकाबले का, लेकिन एक जो थोड़ा सा ख़दशा कि यार अगर हम थोड़ा सा अपनी कौम को लेट डाउन ना कर दें तो हम इसमें और ज़्यादा फिर मेहनत करके, और 26 का दिन जो है ना वो वाकई थोड़ा सा परेशानी का था कि यार हमने बदला लेना है, लेकिन जब 27 को सुबह 9:30 बजे दिन की रोशनी में हमने वो बदला पूरा कर लिया तो उसके बाद से जो है ना वो हमारा कॉन्फिडेंस माशाल्लाह मज़ीद बढ़ गया। और हमने उसके बाद से फिर तैयारी की 2025 के लिए। अभी हम इंशाल्लाह उस पर भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो हम आएंगे। 2025 में अगर मैं आपको 2019 से कंपेयर करूं, अब आप आउटसाइडर हैं, उस ज़माने में आप इनसाइडर थे, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो आपके पास फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सब कुछ है सामने। क्या हम लेस प्रिपेयर्ड थे 2025 में जो इनिशियल अटैक्स हुए थे इंडिया के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं असल में इसमें थोड़ा सा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है कि वंस यू वर रेडी तो वो अपने वेपन्स उन्होंने कैसे फ़ायर किए। इसमें मैं आपको छोटी सी टेक्निकलिटी जो है ना समझा देता हूँ। मुझे इंटरनेशनल लॉ को तो इतना नहीं पता, लेकिन जो एक्ट ऑफ वॉर है, किसी भी कंट्री का जो एग्रेसर होता है वो किस सूरत में होगा। नंबर 1, उनके जहाज़ आपका इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर लेते, उन्होंने नहीं किया, वो अपनी एयर स्पेस में ही थे। और नंबर 2, वो आपके ऊपर फायर करते। अब मैंने उन जहाज़ों को पहले से लॉक किया हुआ था, जितने भी जहाज़ थे इंडियन साइड पे, जो 42 हाईटेक हमारी साइड पे अराउंड 70 to 75 वो DGISPR की जो वो ब्रीफिंग में भी उन्होंने बताया है, वो सारे के सारे जो है ना आप उनको उनके मुकाबले के लिए तैयार थे। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं उनको उससे पहले शूट कर देता तो फिर एक्ट ऑफ वॉर हमारी तरफ से हो जाता। इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट या यूनाइटेड नेशंस में इंडिया ये कहता कि पाकिस्तान ने हमारे जहाज़, हम तो एक्सरसाइज कर रहे थे, हम तो अपनी एयर स्पेस में फ़्लाई कर रहे थे। तो इस लकूना या जो लूप होल है बेसिकली कि अगर उन्होंने फ़ायर नहीं किया और उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस नहीं किया तो मुझे बताइए कि मैं उनको कैसे शूट डाउन करूँ, किस अथॉरिटी पे शूट डाउन करूँ। तो जो रूल्स ऑफ इंगेजमेंट हैं, देवर डिटर द एनिमी, कि आप सिर्फ उसको डराएं और वापस भेज दें। जब उन्होंने फायर किया तो हमें इमीडिएटली उसी टाइम पता लग गया कि दे आर फायरिंग, तो हमने रूल्स ऑफ इंगेजमेंट चेंज कर दिए चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने। नाउ इंस्टेड ऑफ डिटर देवर अश्योर किल डिनाई ओन लॉस। तो पहले वेपन्स टाइट थे कि आप फायर नहीं कर सकते, यू हैव टू होल्ड योर वेपन्स, फिर आप वेपन्स फ्री हो गए। तो थोड़ा सा इसमें लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर वो जहाज़ अपनी एयर स्पेस में और फायर नहीं कर रहा तो मैं उसको अगर मारूंगा तो फिर मैं एग्रेसर बन जाऊंगा। तो इस वजह से हमने वेट करना था जब तक वो कोई एग्रेशन शो करें। जब उनने एग्रेशन शो की थी, उनकी साइड से जो बात की जाती है और हमारी साइड से बात की जाती है, पहले ही अटैक की बात करते हैं, क्या इतना डिस्पैरिटी क्यों है? वो कहते हैं कि हमने इतने बंदे मारे, ये हुआ वो हुआ। अब ये तो हमारे लोकल टेरिटरी में हुआ है, ये तो सॉवरेन लैंड पे हुआ ना, ये तो डिस्प्यूटेड भी नहीं है। तो कैसे हो सकता है कि यार एनिमी कह रहे हैं कि ये हुआ है और हम कह रहे हैं कि ये हुआ है? ये इतना एक थीम बनेगा ये मिस इन्फॉर्मेशन का थ्रू आउट दिस पॉडकास्ट, लेकिन पहली वाली मिस इन्फॉर्मेशन शुरू मैं अगेन 2019 की अभी जो मैंने एग्जांपल दी थी, पूरी दुनिया ये जानती है, ठीक है, अमेरिकन मानते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स कह रही है कि F-16 नहीं गिराया। आप आज तक इंडियंस को नहीं मना सके, ठीक है, उन्होंने अभिनंदन को प्रमोट भी कर दिया और वो भी दे दिया। तो इंडियंस का थोड़ा सा ये इशू है मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन का। बालाकोट में आपने जाके देख लिया कि वहाँ पे वो कुछ भी अटैक बॉम्ब्स मिस कर गए थे, वो इट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक कि किस वजह से वहाँ पे क्लाउड कवर था और वो TV गाइड बॉम्ब्स थे, बट दे मिस द टारगेट। लेकिन उन्होंने कहा जी 300 टेररिस्ट जो है वहाँ पे हमने मार दिए। तो इंडियंस का एक तो ये थोड़ा सा ना मोडस ऑपरेंडी हमेशा से ये रहा है, ये उनका इशू पहले से भी रहा है। अब मैं 2025 पे आता हूँ।
मुरीद के और इसमें बहावलपुर में जो है ये मतलब पाकिस्तान का ये एक मतलब सॉवरेन स्टेट का इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर हमारा ये, इसमें कोई डिस्प्यूटेड नहीं है। ऑल्दो कि हम तो खैर कश्मीर भी आज़ाद कश्मीर हमारा ही है, बट स्टिल उनके लिए इट्स लाइक कि ये डिस्प्यूटेड है। तो मुजफ्फराबाद कोटली जो आज़ाद कश्मीर के टारगेट्स थे दे वर इन डिस्प्यूटेड टेरिटरी, लेकिन मुरीद की एंड बहावलपुर वाज इन मेनलैंड पाकिस्तान जी। अब उसमें एक एक जो खातून थी, ज़्यादातर ख़वातीन थी और बच्चे थे उनके अंदर, जन्नत बीबी और इर्तज़ा और इस तरह के। DGISPR ने उनकी एक एक का नाम बताया है और एक एक की तस्वीर दिखाई है, ठीक है। तो अराउंड 30 के करीब जो है ना सिविलियंस जो है ना वो उसमें शहीद हुए थे, उनके जनाजे भी हुए। और इंडियंस जो हैं वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि आप छुपा रहे हैं। अब मैं इंडियंस को मैं कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने जब वो ख़वातीन भी दिखा दी, उनके जनाजे भी, उनकी तस्वीरें भी, उनकी डिटेल्स भी, बच्चों की भी तस्वीरें, सब कुछ। इवन जब हम फतेह 1 अपने रॉकेट्स फायर कर रहे थे ना, तो उन पे नाम भी उनके लिखे हुए थे, उन शोहदा के, वो जो सिविलियन शोहदा थे, ठीक है, औरतों और बच्चों के नाम लिखे हुए थे कि हम उनकी तरफ से ये इंडिया के ऊपर फायर करने जा रहे हैं। अब इंडियंस को मनाने के लिए या तो फिर वही है कि कोई अपना वो एक जो इंटरनेशनल आप डिसाइड कर लें मीडिया का, हम उनको विज़िट करवा देते हैं और आप देख लें कि उसमें शहादतें सिविलियंस की हुई थी या सो कॉल्ड टेररिस्ट थे। लास्टली मैं इस पे आऊँगा कि एक और मिसाल मैं इंडिया की जो उसमें मैं देना चाहूँगा कि हमें 6th and 7th की नाइट से ही पता था कि द इंडियन एयरक्राफ्ट हैव बीन शॉट डाउन। 5 है, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने 5 का है, मैं उसको 8 कहूँगा, मैं उसको मतलब पर्सनली इसमें हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन चलें 5 पे ही रख लेते हैं जो जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया है, कम से कम फ्रेंच ने मान लिया, एक राफेल गिरा था। तो 5 जेट्स जो हैं, आप मुझे बताएं उनके CDS हैं जनरल अनिल चौहान, ही डिडंट से, ही जस्ट सेड गोल मोल सा जवाब कि यस सम जेट्स वर शॉट डाउन। एयर मार्शल भारती बैठे थे उनके एयरफोर्स के जो आई थिंक डिप्टी चीफ हैं, ही डिडंट एक्सेप्ट कि हमारे कोई जहाज़ जो है ना वो दे हैव बीन लॉस्ट। तो इंडियंस का थोड़ा सा मैं क्रेडिबिलिटी पे मैं अगेन मतलब नथिंग अगेंस्ट देम, यू शुड मतलब रिस्पेक्ट योर एनिमी, और मैं उनको बिलिटल नहीं कर रहा, लेकिन जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसा है कि वो सच को नहीं मानते और अपने झूठ का बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं। तो इसका हल फिर मेरा ख्याल है कि यही है कि हम एक इंटरनेशनल मीडिया की टीम बना के और उसको ला के विज़िट करवा दें और वो देख लें कि देयर वर नो टेररिस्ट, सिविलियंस शहीद हुए। और BBC ने और अगले ही दिन कश्मीर में पामपोर, अखनूर, उनकी कुछ फुटेजेस आई थी भटिंडा वाले राफेल की भी, इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने वो दिखाई थी। उसके बावजूद इंडिया ने तकरीबन 2 महीने लगाए और अभी उनका जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ उसमें भी के सवालों का जवाब डायरेक्टली नहीं दिया गया कि कितने जेट शूट डाउन हुए थे। अच्छा, जेट्स पे ही आते हैं, जेट्स की नंबर पे तो बड़ी डिबेट हुई है, बड़ा इस पे पाकिस्तान इंडिया की दोनों साइडों से बड़ा एक आर्ग्यूमेंट चलता रहा है। लेकिन ये मुझे पहले थोड़ा सा समझाए ना कि अच्छा राफेल जो है, जो इससे पहले बहुत तोप चीज़ थी या अभी भी शायद है, 4.5 जैन होता है कुछ। अच्छा, पहली बात तो ये जैन क्या है? अच्छा, मैं ये तो थोड़ा समझाए ना। ये सवाल भी अगेन बहुत सारे लोगों के जहन में आता है। जनरेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट जो है ना, इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, इट्स जस्ट नेबुलस टर्म, एक अम्ब्रेला टर्म है। आप कुछ जैसे गाड़ियों में आप देख लें कि ये जो है ना ये हाइब्रिड है, क्योंकि इसके अंदर एक इंजन भी लगा हुआ है और एक साथ बैटरी भी लगी हुई है। अगर किसी गाड़ी में है ही नहीं बैटरी और मैं कहूँ कि ये हाइब्रिड है, मतलब इट विल बी स्टूपिड। तो इस तरह जनरेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए ना कुछ ख़ास हमने टेक्नोलॉजी जो है ना हमने डिसाइड कर ली। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तक मैं छोड़ देता हूँ, वो तो अब ऑब्सोलीट हो गए। फोर्थ जनरेशन हम ऐसे जहाज़ों को कहते हैं जिनमें फ्लाई बाय वायर सिस्टम या जो कंप्यूटर कंट्रोल है, ऑटो पायलट वगैरह, क्योंकि उससे पहले पायलट मैनुअली कंट्रोल कर रहा होता था पूरे जहाज़ को। अब जो कंप्यूटर असिस्टेड कंट्रोल जब से आए F-16, F-15 इस तरह के जहाज़ों में, तो ये इनको हमने कहा कि ये फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। फिर एक टेक्नोलॉजी है स्टेल्थ, या इसको हम LO भी कहते हैं, लो ऑब्जर्वेबिलिटी, के F-22 और F-35 अमेरिका के और रशिया ये चाइना का, रशिया का भी Su-57 है, खैर वो है या नहीं फिफ्थ, दैट्स अ सेपरेट डिबेट, और चाइना के J-20 और J-35, और टर्की और साउथ कोरिया अपना बना रहे हैं कान। ये फिफ्थ जनरेशन बिकॉज ये स्टेल्थ हैं। स्टेल्थ मीन्स कि ये रेडार पे नज़र नहीं आते आपको उस तरह, जिस तरह टॉप गन 2 में ये एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। और B-2 उनका जिसने भी ईरान पे बॉम्बिंग की थी, दैट इज़ अ स्टेल्थ बॉम्बर। ये आपको रेडार्स पे नज़र नहीं आते बाकी जहाज़ों की तरह। तो जो जहाज़ स्टेल्थ नहीं है ना, वो उसको आप फिफ्थ जनरेशन नहीं कहेंगे। सो फिफ्थ जनरेशन का बेसिक जो है वो क्राइटेरिया हो गया ये स्टेल्थ। अब आपका जो सवाल था 4.5 का, हुआ ये कि कुछ जहाज़ ऐसे बने राफेल की तरह, J-10C की तरह, यूरोफाइटर की तरह। क्या J-10C भी 4.5? जी बिल्कुल। क्योंकि जो पुराने मैंने बताया ना फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट 1980s वाले, F-16, F-15 और ये सारे के सारे, कुछ ऐसे जहाज़ बने जो स्टेल्थ भी नहीं थे, तो आप उनको फिफ्थ जनरेशन में नहीं डाल सकते, लेकिन उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इन फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट से बेहतर थी।
तो उन्होंने सोचा कि यार अब क्या करें, ये तो ना फिफ्थ है ना फोर्थ है, तो उसके लिए फिर एक 4.5 की टर्म निकाली गई। तो जो फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं जो थोड़े ज़्यादा मॉडर्न है लेकिन उनमें स्टेल्थ नहीं है, इनको हम 4.5 कहते हैं। J-10C इज़ अ 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, राफेल इज़ अ 4.5 जनरेशन, यूरोफाइटर का मैंने बताया, इवन जो अभी F-15 नया बना रहा है F-15EX अमेरिका, USA ने नया वो F-15 का मॉडल है। तो जो पुराने F-15 थे देवर 4 जनरेशन, लेकिन जो अभी F-15 आ रहा है F-15EX दैट इज़ 4.5। ठीक है, तो इट्स नो तो राफेल 4.5 जो है ना, 4.5 और J-10C भी 4.5 है, मतलब लेवल के। लेकिन ये हमें पहले नहीं बताया जा रहा था। मुझे याद है न्यूज़ में इस तरह अक्सर बात होती थी कि जी अब उनके पास रफ़ाइल हैं, क्योंकि 2019 में ये लड़ाई हुई थी और 2019 में ये बात हुई कि नहीं जी अब हम जाके वो जहाज़ लाएंगे जिसका पाकिस्तान तोड़ी नहीं है। ठीक है। कभी किसी ने ये तो नहीं मुझे कहा था कि J-10C भी 4.5 जेन है, या एटलीस्ट हमें ये बात आवाम को, आप लोगों को तो जो पता होगा वो पता होगा, हमें तो नहीं पता। फिर अब जब ये रफ़ाइल है तो अब एक नई कहानी ये चल रही है कि जी उनका सॉफ्टवेयर जो था वो पता नहीं अमेरिका और रशिया की सॉफ्टवेयर के साथ चल नहीं रहा था। जिस तरह आसान तरीके से अगर मैं सवाल पूछूँ कि जिस तरह आईफोन होता है, आईफोन अच्छा कनेक्ट करता है एयरपोर्ट से, लेकिन वो दूसरे वाली साथ नहीं कनेक्ट कर रहा होता। अच्छा, आप मुझे कह रहे हैं कि आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इतनी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है इधर, तो सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से कंपैटिबल नहीं होता, तो फिर आपने ख़रीदा क्या? ये तो मतलब मैं अगर एक इंडियन हूँ तो मैं ये रिवर्स सवाल ना पूछूं कि भाई मैंने आपको अपनी जायदाद दे दी और उसकी बदले में मुझे आपने दिया क्या है, जो अगर सिस्टम का मसला आ रहा है, सॉफ्टवेयर का इशू आ रहा है, क्या ये एक बहाना है या ये सच है? मैं इसको बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इस पर भी जो है ना मैं बात करता हूँ। पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो मैं नहीं करूँगा बिकॉज वहाँ की जो अपोजिशन है ये सवाल वो से तब से कर रही है कि आपने इतना महंगा जहाज़ क्यों ख़रीदा, जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर फिर अंबानी अडानी और वो जो करप्शन सारे, मैं उसको मैं साइड पे कर देता हूँ, मैं सिर्फ टेक्निकल उसकी बात करता हूँ। अच्छा, ऑन द पेपर जो है ना, ऑन द पेपर मैं इसमें मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि राफेल जो है वो J-10C से बेहतर जहाज़ है ऑन पेपर, सिर्फ अगर मैं प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म बात करूँ। इवन दोनों 4.5 है, लेकिन जैसे मैंने आपको गाड़ियों की मिसाल दी थी कि सेम जनरेशन गाड़ियाँ अगर एक कंपनी ये बना रही है, एक उसमें 19-20 का फ़र्क आ सकता है, एक आध टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर जो है, राफेल ऑन पेपर जो है वो J-10C से बेहतर जहाज़ है। ये नंबर 1, ये इसमें जो है ना हमें कोई दो राय नहीं है। एज अ पायलट में बात, आप दुनिया में किसी से भी पूछ लें, फ्रेंच 10 कंपनी उनसे भी पूछ लें, इवन चाइनीज़ से भी पूछ लें। अब जो असल में कि राफेल ने मार खाई क्यों, इंडियंस का जो प्रॉब्लम है ना वो डॉक्ट्रिन का प्रॉब्लम है। 2019 में जब ये सब कुछ हुआ, उन्होंने ये सोचा, उन्होंने कहा हम एक नया प्लेटफॉर्म ले लेंगे, ठीक है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, सैम्स सरफेस टू एयर मिसाइल्स, उसकी भी हम बात करते हैं, दैट इज़ रशियन, एंड राफेल एन एयरक्राफ्ट विच इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। प्रॉब्लम यह है कि इंडियंस को ये समझ नहीं आ रही कि अब जो दुनिया है ना वो सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स पे चल रही है। ये IT वाले लोग तो मेरे से, जैसे आपने उसकी बड़ी अच्छी मिसाल दी एयरपॉड और उसकी आईफोन की, कि अब एक इकोसिस्टम बनता है, आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ती है सारे प्लेटफॉर्म्स की, ठीक है। तो सर औरंगज़ेब ने भी ये यूज़ की थी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। एक डोमेन है स्पेस, एक डोमेन है एयर, आपके जो एयरबॉर्न एसेट्स हैं, एक डोमेन है सी में जो आपके शिप्स हैं उनके ऊपर भी रडार्स लगे हुए हैं, और एक है फिर ग्राउंड, फिर एक साइबर है, वगैरह वगैरह। अगर ये सब अलग-अलग लड़ रहे हैं ना, तो एक जो प्लेटफॉर्म है ना वो अपनी फुल पोटेंसी अचीव नहीं कर सकता। इंडियंस का प्रॉब्लम ये है कि 2019 के बाद उन्होंने कहा कि अगर राफेल होता तो हम ये कर देते। हमने नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और इंटीग्रेशन पे काम किया। तो मेरा अगर एक थोड़ा सा 19-20 के फ़र्क के साथ कि अगर वो हल्का सा कम भी है ना किसी टेक्नोलॉजी में राफेल से, J-10C या मेरे जो एवैक्स हैं जो SAP 2000, तो उस इंटीग्रेशन की वजह से इसको हम फोर्स मल्टीप्लायर्स कहते हैं कि लेट्स से अगर वो था 99% था, ठीक है, तो उसको मैं 99 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई बाय 2 होके लेट्स से वो चला जाएगा 198 के ऊपर। लेकिन राफेल अगर 100% भी है और मैं अगर उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तो वो विद 100% के साथ ऑन पेपर तो वो 1% बेहतर है J-10C से, लेकिन ओवरऑल वो मार खा जाएगा। तो ये जो सोर्स कोड की जो आपने बात की ना, ये भी है, लेकिन इसमें इंडियंस का डॉक्ट्रिन का इशू भी है कि वो हमारी तरह चीज़ों को इंटीग्रेट करने की बजाय ये सोचते हैं कि जो एक अकेला प्लेटफॉर्म है ना, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। ऐसा नहीं है, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसमें ऐसा नहीं है। क्या ये भी एक रूमर चला था ना कि इंडियन एयरफोर्स को इस चीज़ का आइडिया था कि अभी उनकी जो सॉर्ट ऑफ हाथ नहीं बैठा हुआ था ऑन ऑल द टेक्नोलॉजीज़, उनकी सॉर्ट ऑफ जो ये जो आप कह लें सिस्टम है ना, वो सिस्टम पे उनने सही इंटीग्रेशन नहीं की हुई थी अभी तक, लेकिन इनको फोर्स किया गया पॉलिटिकल लॉबी से। अब ऑब्वियसली हमें क्या पता, शायद आपको पता हो, लेकिन ये भी एक ऐसी चीज़ है जो उस साइड ऑफ द बॉर्डर ही पता होगी ना। अगर ऐसा सच है और अगर ये है सारा, तो वो
क्यों अटैक करें? मतलब अगर देखें, एक होता है ना डिफेंसिव, मैं तैयार नहीं हूँ, आपने अटैक कर दिया, मैं अभी अपने जहाज़ पे काम कर रहा हूँ इंटीग्रेशन पे फलाना। अटैक तो उनने किया, तो उनको तो पता होना चाहिए था ना कि यार चलो 2 महीने इंतज़ार करके बाद में कर देंगे, क्या आपको इतना क्या जल्दी थी? तो इसकी क्या वजह हो सकती है? अगेन मैं पॉलिटिकल, जैसे मैंने कहा कि मुझे भी आइडिया नहीं है, एजुकेटेड गेस ही आप लगा सकते हैं कि मुझे जो नज़र आ रहा है ना पिछले कुछ सालों से, जो राइज़ ऑफ हिंदुत्व जो हुआ है बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि मैंने जो उनके रिटायर्ड कुछ और जो सर्विंग जनरल्स हैं उनकी जो देखी हैं स्टेटमेंट्स वगैरह, उससे यही अंदाज़ा होता है कि वो इनिशियली बताते हैं, उनके जो अपने डिफेंस एनालिस्ट हैं ना, वो इनको ब्यूरोक्रेट्स को बाबू कहते हैं कि बाबू कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट और जो बाबूज़ हैं ना, वो इनकी बात नहीं सुनते जो कि सुननी चाहिए। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि अभी जो उनके चीफ़ हैं, एयर चीफ मार्शल AP सिंह, वो एक जहाज़ में बैठे हुए थे हाल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, और ही वाज लाइक सो फ्यूरियस कि ये जहाज़ तेजस जो है LC अच्छा नहीं है और सारे का सारा। तो इंडियन एयरफोर्स जो है ना उस जहाज़ को नहीं लेना चाहती, लेकिन आपका जो आत्मनिर्भर है कि सेल्फ रिलायंस इंडिया, तो उन्होंने ज़बरदस्ती उनको मजबूर किया कि ये जहाज़ आपने ख़रीदना ही ख़रीदना है। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो सोल कस्टमर है दैट इज़ इंडियन एयरफोर्स, और वो भी उस प्रेशर की वजह से। वरना अगर एज पायलट पॉइंट ऑफ व्यू वो कहते हैं कि हमें ये वाली प्रोडक्ट्स जो हैं ये बिलो पा रहे हैं, हम नहीं लेना चाहते। तो ये प्रेशर तो वहाँ पे है। अगेन इट्स जस्ट माई गेस, मैं उसमें ज़्यादा नहीं हूँ। अच्छा चलिए, अब अगली उनकी एक एलिगेशन पे आ जाते हैं, या एक रूमर था कि जी पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं किया, सीधी जो बात है चाइना ने एक सैटेलाइट ऑन की। अब हमें नहीं समझ आती, आप मुझे एक थोड़ा सा नॉन टेक्निकल तरीके से समझाएं कि उनने सैटेलाइट ऑन की, बोला यार इस तरफ फायर करो, हमने फायर किया, मतलब बंदूक हमने चलाई, निशाना उनने लेके दिया हमें, क्या ये सच है? नहीं, मैं ये जिस तरह उन्होंने फ्रेज़ किया इस तरह ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हाँ, ये बात है कि जो है ना वेपन्स जो है ना वो चाइनीज़ थे डेफिनेटली, J-10C और PL-15, ठीक है। जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है, सैटेलाइट अभी देखिए नहीं, हमारे अपने लॉन्च स्पार्को ने, हमारे पास सिर्फ जो है ना लॉन्चिंग व्हीकल नहीं है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो SLV कहते हैं, तो उसके लिए मैं चाइना पर डिपेंडेंट हूँ। लेकिन अभी लेटेस्ट भी अगर आप देखें, वो स्पार्को का जो सैटेलाइट जो लॉन्च उन्होंने किया है चाइना की मदद से, वो सैटेलाइट तो मेरा है ना, ठीक है, लॉन्च बेशक चाइना कर रहा है, क्योंकि लॉन्चिंग की अभी मेरे पास नहीं है, इतना मेरा भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो एडवांस नहीं हुआ, लेकिन सैटेलाइट मैंने बनाया, चाइना की मदद से मैंने लॉन्च कर दिया, और वो डाटा भी मुझे दे रहा है। अगेन हेल्प चाइना कर रहा है, लेकिन एसेट तो मेरा अपना है ना। सिमिलरली PL-15 और ये जो J-10 और ये जितनी भी चीज़ें हैं चाइनीज़ जो उन्होंने कहा, टर्किश ड्रोन्स की, तो उन्होंने तो यहाँ तक भी बात की कि हम 3 दुश्मनों से लड़ रहे थे, पाकिस्तान, टर्की और चाइना। तो मतलब इट इज़ बियॉन्ड स्टूपिड, बिकॉज फिर मैं तो 5 दुश्मनों से लड़ रहा था, इंडिया, इजराइल, रशिया, USA एंड फ्रांस, ठीक है, बिकॉज उनके पास तो राफेल भी है, उनके पास तो अमेरिकन जो C-17 और वो भी है। वो बेसिकली कह रहे हैं कि जहाँ जैसे तुमने चीज़ खरीदी है वो तुम्हारी होगी। इट डजंट मेक एनी सेंस। तो ये चाइना की हेल्प वाला जो है ना कि इक्विपमेंट में हेल्प उन्होंने हमें दिया, बिल्कुल। PL-15 इज़ एन एक्सीलेंट मिसाइल, J-10C, ठीक है, लॉन्च ये हमने पैसे लेके खरीदे थे या पैसे से, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह वो है चाइना हमें तो थोड़ा सा ना वो देता है, लेवरेज देता है कि हमारा जो आयरन ब्रदर है, तो उसमें जो मैंने उस टाइम पे सुना था कि हम जो है ना इसके अंदर हमें उन्होंने थोड़ी सी ये दिया रिलैक्स, अच्छा आप अपफ्रंट सारा ना दें, ठीक है, वी कैन डू इट इन इंस्टॉलमेंट्स। तो ये हेल्प, हाँ, इस पे मैं एब्सोल्युटली, लेकिन ये कहना कि फायर हम कर रहे थे लेकिन पीछे से चाइना सारी की सारी रियल टाइम में मदद कर रहा था, मैं इससे मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। अच्छा चलें अगले चीज़ पे आ जाते हैं। अब मैंने ये सुना है कि 70 जहाज़ इंडिया के हवा में थे। बचपन में उस तरह लड़ाई नहीं होती, कोई मार्केट में जाके बाहर स्कूल के लड़ रहे हो, अब हर जगह से जो बंदा सामने आ रहा है आप उसको मार देते हो। मैंने सुना ये है कि हमने उन 70 में से सिर्फ उन जहाज़ों को मारा है जिनने मिसाइल अटैक हम पे किए। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, ये अगेन मतलब वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन इसका सादा सा जवाब ये है कि मुझे एग्जैक्टली पता था कि कौन सा जहाज़ जो है ना वो क्या कर रहा है, बिकॉज नंबर 1 मैंने उनको लॉक किया हुआ था, उनकी पोजीशन मुझे पता थी, उनका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मुझे पता था। नंबर 2 आपने वही अगेन DJSPR में उसमें जो AVM औरंगज़ेब ने एक RT सुनाई, RT's रेडियो टेलीफोनी, आप सादा ज़बान में इसको रेडियो कह लें, जिसमें पायलट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो एक गॉडजिला फॉर्मेशन थी राफेल की, जिसका नंबर 3 हिट हुआ था और वो उसकी पोजीशन पूछ रहा था लीडर, और फिर नंबर 4 ने उसको बताया कि आई सॉ एन एक्सप्लोजन इन द एयर, तो ही न्यू के नंबर 3 इज़ गॉन। AVM साहब की। और उसमें वहाँ पे सर ने एक बात की थी कि ये मैंने सिर्फ आपको छोटी सी सुनाई है, आई हैव hours and hours of RT of whole formations। तो मुझे एग्जैक्टली पता था कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो यहाँ से आ रहा है, और इस लीडर ने इस जहाज़ को ये सॉरी आसान तरीके से ये भी समझाएं, ये मिलते मतलब आप ये सुन कैसे सीख रहे हैं? ये अगेन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इट्स
अगेन क्वाइट सिंपल इन थ्योरी, टेक्निकली तो वो बहुत मुश्किल होगा। sure, वो तो इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमारी जो ये लाइट है ना अभी हमें नज़र आ रही है, जो 7 मतलब कलर्स उसके अंदर होते हैं, ये भी उसी के अंदर आती है। फिर उसके जो लोअर स्पेक्ट्रम की तरफ हैं, जो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी फिजिक्स में हमने पढ़ी थी, उसमें रेडियो वेव्स होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, और एक्स रेज जो है ना वो उसके हायर इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट वगैरह वगैरह। तो विद एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, बिकॉज जितनी भी मशीन्स हैं ना, चाहे वो रेडार्स हैं, ठीक है, चाहे वो आपके रेडियोज़ हैं, ठीक है, चाहे वो आपके जैमर्स हैं, चाहे वो आपके मिसाइल्स हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे काम कर रहे हैं। तो अगर आपके पास उनका वो सिग्नेचर मिल गया है कि अच्छा ये राफेल का ये रडार है, ये एग्जैक्टली इस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो मैं उसको जैम भी कर सकता हूँ और मैं उसको हैक करके, ठीक है, सिंपल ज़बान में जो हैकिंग का तो सबको ही पता होगा, तो मैं उनकी वो RT भी सुन सकता हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पे यही आया कि उन्होंने ये कहा था कि जो राफेल का स्पेक्ट्रा है ना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, वो बहुत ज़बरदस्त इंक्रिप्टेड है, उसमें आप नहीं घुस सकते। लेकिन मुझे ये लगता है कि क्योंकि इंटीग्रेशन नहीं हुई थी, यहाँ वो इंटीग्रेशन वाला पॉइंट दोबारा आ गया। तो राफेल ने बात करनी थी रशियन Su-30 से भी, MiG-29 से भी, मिराज 2000 से भी, और जैगुआर जो उनके एयरक्राफ्ट हैं, तो वो अपना स्पेक्ट्रा उस तरह एम्प्लॉय कर नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो इनक्रिप्टेड में बात करते ना तो बाकी जहाज़ों से फिर वो रब्ता नहीं कर सकते थे। थोड़ा सा मतलब वो इंटीग्रेशन की वजह से दे वर ऑन ओपन चैनल्स आई थिंक, और हमारे लिए ज़्यादा आसान हो गया कि हमने उस स्पेक्ट्रा को डिकोड करके और वो सारी की सारी उनकी बातें सुन ली। तो जब वो ऑर्डर कर रहे थे ना, जो आपने फायर वाला पूछा कि नाउ फायर, तो मैंने उनकी रेडियो में ही सुन लिया कि ओके नाउ दे आर फायरिंग। तो वहीं पे इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ने रिले किया कि ओके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज, वेपन्स फ्री। और हमारे जो उन्होंने ऑलरेडी लॉक किया हुआ था, तो उन्होंने वो सारे जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ID जो आ रही थी, जो करीब भी थे, और वो उसके बाद फायर करने के बाद वापस मुड़ने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, फायरिंग, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल आ जाता है। लेट्स से हमने 6 किल्स के आर्गूमेंट से, मुझे नहीं पता, अब वो नंबर चेंज होते रहते हैं, हमने तो 6 का है, AVM साहब ने 6 नेल कहा था, तो चलो उस पर ही चलते। 6 किल की, ठीक है, कितनी और मिसाइल फायर की जो उन्होंने डॉज की, इसका कुछ आइडिया? ये मैं इसका जो है ना आपको बताता हूँ कि जो मिसाइल्स है ना, डॉज तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ ऐसी हिट्स हुई थी जो हमने किल 6 क्यों की और अब नंबर क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज 6 किल्स वर 100% श्योर, ठीक है। 2 राफेल्स जो है ना दे वर डैमेज्ड, उनका मुझे 100% श्योर नहीं था कि वो किल है या नहीं है। उसके बाद में आई थिंक चीफ ऑफ द एयर स्टाफ को कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट या जो भी है, क्योंकि एलन बॉन्स हैं एयर फोर्सेस मंथली का एडिटर है, अभी वो पाकिस्तान भी आया हुआ था, तो उसने एक ट्वीट की थी कि आई मेट विद द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स एंड ही टोल्ड मी दैट देयर आर 4 राफेल्स नॉट 3। तो सर औरंगजेब ने 3 क्लेम किए, बिकॉज उस टाइम तक आई वॉज 100% श्योर कि ये 3 तो गए, ठीक है, लेकिन 2 जो थे ना दे वर डैमेज्ड। तो उन्होंने उनको एवेट कर लिया, या वो एक्चुअली उनकी लॉन्ग रेंज पे थी, लेकिन वो डैमेज के बाद जब उन्होंने जाके लैंड किया तो उनमें से एक चौथा जो है दैट वाज रिटन ऑफ कि इट इज़ बियॉन्ड रिपेयर। तो हमने उसको भी फिर किल में शामिल कर लिया, तो नंबर इंक्रीज़ हो गया। और इंडियन एयरफोर्स इस टाइम पे हम पे फायर कर रही थी? नहीं, इसमें अगेन इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ एक मिसाइल है राफेल का मीटियोर, जो इस रेंज पे फायर कर सकता है। उसके अलावा जो उनके जितने भी मिसाइल्स हैं ना, जो रशियन है वो शॉर्ट रेंज है। हमारे पास फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी, इसको हम फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी कहते हैं, लॉन्ग स्टिक, कि मेरी फायरिंग रेंज में आप पहले आ गए। लॉन्ग रेंज सिंपल, बेसिकली मैं आपको दूर से मैं आपके पास एक स्नाइपर राइफल है, मेरे पास एक स्नाइपर राइफल है, लेकिन आपकी स्नाइपर राइफल की रेंज है 1 किलोमीटर, मेरी स्नाइपर राइफल की है 1.5 किलोमीटर। हम एक खुले मैदान में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं 2 किलोमीटर, तो पहली शॉट मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। तो इंडियंस ने मेरे ज़ाती ख्याल में जो मीटियोर जो फर्स्ट शॉट उनको दे सकता तो उनको ये पता था कि उनके पास फर्स्ट रेंज पता था, बिल्कुल पता था। नहीं तो फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ ना, आपने गए, आपने ये 70 जहाज़ उड़ाए, फर्स्ट शॉट की कैपेसिटी आपके पास नहीं है, आपने मारा लेट से भावलपुर को, जहाँ मारा उन्हें, मुजफ्फराबाद वगैरह, तो उन्हें नहीं पता था कि हम रिएक्ट करेंगे, या उन्हें लग रहा था कि कुछ भी नहीं होगा? ये इसके ये 2 जवाब हैं। एक, पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया, और आई डोंट नो, लेकिन उसने बाद में ये क्लेम किया, उसके वर्ड्स हैं कि हमने तो पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट की थी कि हमने आपके टेररिस्ट टारगेट्स को हिट करना है, तो प्लीज़ यू शुड नहीं, लेकिन आप 70 जहाज़ लेके जाओ। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं इसको साइड पे करके उनका उनके एक रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल हैं भदूरिया, RK भदूरिया समथिंग उनका पूरा नाम, उनका भी एग्जैक्टली एक वो जर्नलिस्ट हैं उनके, बड़े मशहूर, मैं नाम भूल रहा हूँ उनके, एक तो इतने सारे वो मिक्स हो जाते हैं। अब वो वीडियो देखें, वो रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स कह रहा है, मैं उसको कोट कर रहा हूँ, कि एक्चुअली हमें ये पता था कि जो पाकिस्तानी मिसाइल है ना, चाइना ने उनको दिया है PL-15E एक्सपोर्ट वर्जन, वो 150 किलोमीटर से ज़्यादा फायर नहीं कर सकता, उसकी रेंज है 145 किलोमीटर। लेकिन अब ये हमें अंदाज़ा हो रहा है कि शायद चाइना ने उनको एक्चुअल PL-15 दे दिया था, जो 200+ पे भी हिट कर सकता है। तो मेरा सवाल उनसे, वो रिटायर्ड एयर चीफ साहब से, क्योंकि इंडियंस यही कहेंगे कि पाकिस्तानी मतलब बायस है आपका, मैं उनको इंडियंस को यही बताऊंगा कि आप अपने एयर चीफ मार्शल से ये सवाल करें
कि यार 99% चांस है कि पाकिस्तानीज़ कैन हिट टिल 150 एंड 1% चांस है कि शायद वो 200 तक भी कर सकें। तो दुनिया में हर प्रोफेशनल एयरफोर्स जो है ना, दे गिव वर्स्ट ऑप्शंस टू देमसेल्व्स एंड बेस्ट ऑप्शंस टू द एनिमी। तो अगर मुझे ये पता होगा ना, लेट्स से अगर इफ आई एम एन इंडियन पायलट, यार 150 भी हो सकता है और 200 भी हो सकता है, आई विल टेक माई डिफेंसिव मैनूवर्स एट 200 किलोमीटर, नॉट 150। वर्स्ट केस। तो उनके साथ ये हुआ, मैं अगेन कोटिंग देयर एयर चीफ, रिटायर्ड एयर चीफ, ठीक है, 4-5 years बैक ही वॉज द लाइक इन चार्ज ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो मैं उनको कोट करके कह रहा हूँ कि एक्चुअली उनका डॉक्ट्रिन ही गलत था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार 150 तक तो मैं जा सकता हूँ बिकॉज उनकी मिसाइल की रेंज है 145। तो जब 145 से ऊपर वो हिट हुए तो उन्होंने कहा ये तो चीटिंग है, ये क्या बात हुई, आपने तो PL-15E रखना था, तो आपने नहीं, एक सेकंड, ये भी मुझे समझाया क्योंकि ये भी कॉन्वर्सेशन चल रही थी जी चीटिंग की। जंग है नहीं, एज इन मैं शायद समझ नहीं पा रहा ना, मैं कौन सा एयरफोर्स से कोई लेन देन है मेरा, जंग में चीटिंग कैसे हो सकती है? नहीं, आप समझ पा रहे हैं, इंडियंस नहीं समझ पा रहे। बेसिकली मेरा यही सवाल है कि मैं अगर आपको बता रहा हूँ PL-15E है, E का मतलब एक्सपोर्ट भी हो सकता है, E का मतलब एक्सटेंडेड भी हो सकता है, ठीक है। फिर नहीं, तो आपको रिवील करना जरूरी है? नहीं, मैंने आपको बताना होता कि मेरी जेब में कौन सी गन है। अच्छा, ये तो आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। मतलब अगर आपका आप सवाल करें, अगर उसने बताया, मुझे तो नहीं पता इंडियन एयरफोर्स को किसने बताया, पाकिस्तान, हमारी तो ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन होगी, हम कौन सा जाके एडवर्टाइज हम तो नहीं करेंगे, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, नंबर 1 कि अगर आपको ये पता था कि PL-15 जो है वो सिर्फ 150 तक जाता है और आप हिट हो गए 150 से ज़्यादा पे, तो सबसे पहले तो आप उस इंटेलिजेंस अपना जो NSA और उनको पकड़ें, ठीक है, कि मुझे गलत क्यों बताया, नंबर 1। और नंबर 2, अगर उसने आपको बताया था कि यार देयर इज़ अ चांस कि पाकिस्तानियों ने शायद PL-15 वो 150 से ज़्यादा वाले ले लिए हों, ठीक है, तो आप उसके लिए तैयारी करके क्यों नहीं है? मेरा तो कसूर बनता ही नहीं है भाई, मैंने अपना सेल्फ डिफेंस किया है एग्रेसर के खिलाफ। UN चार्टर आई थिंक 51 है कि सेल्फ डिफेंस का राइट तो होता ही होता है। आप एग्रेसर हैं, मैंने अपना डिफेंसिव काउंटर एयर, DCA हम इसको कहते हैं, डिफेंसिव काउंटर एयर, आप ऑफेंसिव थे, मैं डिफेंसिव था, मेरे पास जो वेपन्स हैं मैंने यूज़ कर लिए, आपने बाद में रोना शुरू कर दिया कि ये तो ज़्यादती है। इट डजंट मेक एनी सेंस ना, आप प्रोफेशनल एयरफोर्स है, फॉर गॉड सेक। अच्छा, इसी को कंटिन्यू करते हुए, क्या ये बात सच है, ये बस पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है कि इंडियन एयरफोर्स ने पहली रात के बाद अपनी एयर फोर्स ग्राउंड कर दी थी, एज इन अपनी फाइटर जेट्स ग्राउंड कर दिए थे और सिर्फ ड्रोन से उसके बाद ऑपरेट कर रहे थे? ये क्या सच है? क्या ये था कि उनने वैसी उनको वो फाइटर जेट्स की ज़रूरत ही नहीं थी उसके बाद, क्योंकि सारी फिर ड्रोन्स वाली गेम चल रही थी, या उनको डर लग रहा था? अब ये क्या है, इसका क्या मतलब है? ये बिल्कुल सच है और इसमें पाकिस्तानी सोर्सेज नहीं है, इसमें भी अगेन इंडियन सोर्सेज हैं। उनके जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, ये उनके वर्ड्स सबसे पहले जो मैंने सुने थे ना, ये मैंने उनके मुंह से सुने थे कि हमने जो है ना अपनी गलतियां जो है ना सुधारने के लिए 2 दिन हमने अपनी एयरफोर्स यूज़ नहीं की, फिर वी लर्नड। तो उनसे जब वो सिंगापुर में ये शंग्रीला डायलॉग में एक वो खातून थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, BBC नहीं था, कोई और था, बट एनीवेज उन जर्नलिस्ट ने जब क्वेश्चन किया तो कितने जेट्स हुए, तो ही सेड, मैं कोट कर रहा हूँ अगेन उनको, कि इट डजेंट मैटर कितने जेट्स, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। 2 दिन हमने तैयारी की, मतलब 2 दिन, अब रीड बिटवीन द लाइन्स के 2 दिन उनकी एयरफोर्स ग्राउंड रही, और फिर 10 तारीख को हमने नए तरीके से, जो उनके फिर कुछ हिट्स भी हुई हैं, एक हमारी भुलारी में हिट हुई जहाँ पे शहादतें भी, उसका उस्मान शहीद हुए और सारे, इस पे मैंने एक डिस्कशन करनी थी। चलें, उनने ग्राउंड किया, रीवर्क किया, वापस आए। अब यहाँ पे भी डिबेट आ जाती है कि कितना डैमेज उनने किया। अब अगर वो हम कहते हैं कि यार इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कुछ डैमेज उनने किया, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि, क्योंकि यार अब वो सैटेलाइट इमेजेस आती हैं तो लोग लड़ रहे हैं कि ये जूम्ड इन है, जूम्ड आउट है, ये ऐसा है, ये वैसा है। हम अब इस हद तक मैं एज अ लेमैन आ चुका हूँ कि अल्लाह जाने यार, अब मैं जाके हर साइड तो नहीं विजिट करूँगा पाकिस्तान की, मुझे क्या पता किधर क्या हिट हुआ है, कितनी डैमेज एक्चुअली इंडिया ने। मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अगेन जो सैटेलाइट इमेजेस, मैं इंडिया, हमें मतलब पाकिस्तानीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंडियंस की तरह ना झूठ बोलने का या वो करने का शौक़ नहीं है। जो हिट्स हुई, मैंने अपने उस स्क्वाड्रन लीडर को और साथ जो मेरे बाकी भी थे 4 एयरमैन और आर्मी के भी कुछ शहीद जो हुए, उनको विद फुल ऑनर मैंने किया। अभी तक इंडिया के अंदर 250 डेथ्स हुई हैं, उन्होंने रोज़ाना कहीं ना कहीं चिता जल रही होती है लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। 2019 की भी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जो उन्होंने एक MI-17 अपना खुद मार गिराया था श्रीनगर के ऊपर, फ्रेट्रिसाइड हम फ्रेंडली फायर कहते हैं। 8 महीने तक उन्होंने इसको छुपाए रखा। शिवांगी सिंह के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि वो कहाँ है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि यार वो खातून अगर मतलब इंडिया कह रहा है कि हमारे पायलट्स हैं तो वो उसको एक दफ़ा मीडिया पर ले आएँ। तो मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं छुपाऊँगा, बिल्कुल स्ट्रेट अवे मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। हिट्स हुई हैं, भुलारी में भी हुई है जो वो दिखाते हैं हैंगर के ऊपर, जैकबाबाद में भी हुई है, नूर खान बेस में भी हुई है, ठीक है।
अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी स्ट्रेटजिक एसेट हमारा तबाह नहीं हुआ। शहादतें हमने माना भी है, हमने सारी दिखाई भी हैं, ठीक है। टोटल 13 आई थिंक मिला के 5 एयरफोर्स के थे जो बुलारी में थे, बाकी LOC पे कुछ हमारे जो शोदा इसके आर्मी के जो हैं वो शहीद हुए। लेकिन इसके अलावा एक भी स्ट्रेटजी, वो जो कहते हैं ना JF-17 भी तबाह हो गया, F-16 भी तबाह हो गया, AWACS भी तबाह हो गया, C-130 भी तबाह हो गया। उस हैंगर में एक जो हमारा खड़ा था AWACS, उसका एक वो हैं एयर मार्शल रिटायर्ड सर मसूद अख्तर, उन्होंने कहा तकरीबन 10% आप कह लें कि डैमेज था, जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर लिया है। क्योंकि आपको याद होगा कामरा बेस पे जब अटैक हुआ था तो हमारे दोस्त यही SAP 2000 ये बहुत ज़्यादा मतलब बियॉन्ड रिपेयर टाइप स्वीडिश ने कह दिया था कि ये तबाह हुआ है, और हमने उनको भी रिकवर कर लिया। तो अगर एक 8 to 10% डैमेज है, थोड़ा सा कोई विंग अगर डैमेज हुआ है, तो मतलब हम इतना बड़ा हमने जहाज़ जो टेररिस्ट एक्टिविटी में तबाह हुआ था वो हमने रिकवर कर लिया। तो 8 to 10% आपको मतलब इंडियन से मैं सवाल कर रहा हूँ कि वो हम नहीं रिकवर कर सकते। क्या वो मिशन उनकी तरफ से सक्सेसफुल था? नहीं, सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं था। अगेन मैं अगर शहादतों के हिसाब से कहूँ तो फिर वाकई मुझे बड़ा दुख है कि 5 शहादतें हुई हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रेटजिक एसेट्स की बात करें, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट की वो क्लेम कर रहे हैं वो एक भी सच नहीं है। मैं कंप्लीट मतलब जो है ना मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बता सकता हूँ। अच्छा, ये चीज़ें प्रूव क्यों नहीं हो सकती? मतलब ये क्या 8-10 महीने में प्रूव हो जाएंगी? क्योंकि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ ना, अगले दिन जी साहब जा रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं जेट्स के साथ, फिर हमारे शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, वो भी जेट के साथ तस्वीरें ले। अब देखें, मैं अवाम हूँ, मुझे क्या पता ये कौन सा जेट है, आप किसके साथ खड़े हुए हो, कौन सा क्या कॉन्टेक्स्ट, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही है। अब तो कुछ टाइम गुजर गया है, राइट? हम एज ऑफ शूटिंग दिस इट्स ऑलमोस्ट अगस्त। तो क्या इसका तरीका तो वैसे बहुत आसान है। जो अभी कल अपोजिशन ने परसों आई थिंक जो पार्लियामेंट का जो उनका इजलास हुआ कि अपोजिशन ने भी उनको कहा कि अच्छा यार ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं तबाह हुए 4 राफेल, तो हमें ही दिखा दें। वो तो इंडियंस है ना, पाकिस्तानी तो नहीं है ना। तो आपके पास 36 राफेल थे, आप लेट से कह रहे हैं कि एक तबाह हुआ और 35 हैं। आप वो 35 लाइन में खड़े करें और वही जो अपोजिशन लीडर है उसको दिखा दें, मुझे बेशक ना दिखाएं, ठीक है। उन्होंने तो फ्रेंच टीम को भी नहीं आने दिया। दूसरा, पाकिस्तान का भी यही है कि मुझे अब ये पॉलिसी मेकर्स का ये डिसीजन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बड़ा आसान है अगर वो करना चाहें, बट बिकॉज ये इसमें मतलब वी आर स्टिल के जो इंडियंस बार बार कहते हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर इज़ ऑन गोइंग, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि हम अपनी उस पर हैं स्ट्रेटजिक लेवल पे हमने अपनी तैयारी की हुई है, तो आई एम श्योर इतना टाइम नहीं होगा कि मैं अपने सारे जहाज़ खड़े करके और वो मतलब मीडिया को विजिट करवाऊँ कि ये देखें जी कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज वो फिर मेरा जो है ना वो तैयारी में स्लैक हो जाएगा ना कि वो जहाज़ मैंने वहाँ पर पब्लिक डिस्प्ले के लिए रख दी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इंडियंस का जो स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं, तो मैं उस पर क्वेश्चन कर सकता हूँ कि ये जो आप आदमपुर में गए हैं और आप ये S-400 का पीछे जो मिसाइल ट्यूब्स आप दिखा रहे हैं, हमने तो ये मिसाइल ट्यूब्स क्लेम ही नहीं की थी। हमने क्लेम की थी कि हमने इनका जो रेडार है, चीज़ बोर्ड रेडार उसको वैसे उसका एक निकनेम है, नॉमेनक्लेचर उसका कोई नाइम है, M96 इस तरह करके थोड़ा सा मुश्किल सा है रशियन, तो हमने तो उसको हिट किया है। क्या किया है? ठीक है, चीज़ बोर्ड रेडार क्या हमने किया है? बिल्कुल किया है, बिल्कुल। इसकी सबूत क्या है? इसका सबूत सबसे पहला तो यही है, नंबर 1 कि हमने जो है ना वो सर औरंगज़ेब जो दूसरी थी ना उसकी ब्रीफिंग DGISPR वाली पोस्ट 10th, उसमें उन्होंने तस्वीरें दिखाई हैं कि पूरी की पूरी S-400 बैटरी जो है ना एक दिन पहले की और एक दिन उसकी, उसमें से एक चीज़ ही मिसिंग है, वो जो चीज़ बोर्ड रेडार जिसको हमने हिट किया है। नंबर 2, और कहीं नहीं गया, वो सिर्फ आदमपुर में गया है, और अगर वो दिखाना चाहता तो वो S-400 जो पूरा सिस्टम दिखा रहा है, ठीक है, सिवाय उस चीज़ के जो मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैंने हिट की है, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं ना बैटरी तबाह की, बैटरी वाकई नहीं तबाह, बैटरी इज़ अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ उसका रेडार तबाह किया है। तो वो उस बेस पे जाने की बजाय और वो सारी ट्यूब्स पीछे वो ड्रामा करने की बजाय सिर्फ वो रेडार दिखा देता तो तसल्ली हो जाती। उसने एक वही चीज़ नहीं दिखाई जो मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ये हिट हुई है। अच्छा, S-400 पे एक और सवाल है मेरा। सुना है कि ये जी वो आपने पता नहीं बचपन में कोई वो फिल्म देखी, स्टार वॉर्स देखी थी ना, वो एक डेथ स्टार होता था, उसका ये सर्कल होता था, उसको मार ही नहीं सकते थे वो जी, लूक स्काईवॉकर अंदर बड़ी बात थी। 400 किलोमीटर का रेंज है, फलाना ढमकाना। S-400 की मैं अब बात करूँ, डेथ स्टार की नहीं, लेकिन S-400 बड़ी चीज़ है। ये कैसे फिर हमने मारा, और वो 400 किलोमीटर में उसने क्यों नहीं मिसाइल्स मार के गिरा दिए? ये अगेन मतलब वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन ये देखें डेथ स्टार भी तो तबाह कर ही दिया ना फिर उन्होंने। वो हर तो चीज़ कोई भी स्काईवॉकर था हमारे पास, नहीं तो क्या किया है? सिंपल JF-17 विद एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, मतलब एक्चुअली इसमें कोई इतना वो साइंस नहीं। असल में S-400 जो है ना इट्स अ बिग थ्रेट, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगेन इंडियंस का प्रॉब्लम ये है कि इंडियंस को जो अपनी चेस्ट थम्पिंग और जो टाउटिंग का शौक है ना, तो उनका एक मैंने सुना जो डिफेंस एनालिस्ट अभिजीत अय्यर मित्रा, वो कह रहा था कि आप सरगोदा से टेक ऑफ करेंगे ना तो हम आपको हिट कर देंगे, क्योंकि ये 400 किलोमीटर के अंदर आता है। अब मैं सर पकड़ के बैठ गया कि किसी को जिसको बेसिक भी अंडरस्टैंडिंग है ना, जो अपने आप को डिफेंस एनालिस्ट कहता है, 400 किलोमीटर जो थ्योरेटिकल रेंज है, इट इज़ एट हाइट
अगेंस्ट बिग टारगेट्स। जिस तरह आपका कोई बड़ा जहाज़ 74J जो एयरफोर्स 1 है ट्रम्प का, इस किस्म का कोई हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेडार क्रॉस सेक्शन। जैसे जैसे साइज़ छोटा होता जाता है ना जहाज़ का, तो रेडार की जो रेंज है वो डिक्रीज़ होती जाती है। तो 400 किलोमीटर जो रेंज है दैट इज़ अगेंस्ट हाइट अबव 20,000 फीट, 20 to 40,000 फीट, अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ टारगेट्स। एयरलाइनर्स आप कह लें, एवैक्स अपने कह लें, जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग जिन पे रेडार लगा होता है, एरियल रिफ्यूलर्स कह लें, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो फाइटर साइज टारगेट है ना, J-10C, JF-17 और F-16, उनके खिलाफ उसकी रेंज 400 किलोमीटर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड रिड्यूस कर, जैसे मैंने कहा 20 to 40,000 पे उसकी इतनी होगी डेफिनेटली अगेंस्ट ह्यूज टारगेट्स। जब आप 20,000 से नीचे चले जाते हैं उसकी रेंज श्रिंक करना शुरू हो जाती है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपने आदमपुर पे S-400 रखा, मैंने वहाँ पे एक कंपस 400 किलोमीटर का वो खोल के सर्कल मैंने लगाई और उसमें मेरे सारे बेसेस आ गए और मैंने वही चेस्ट थंपिंग शुरू कर दी कि पाकिस्तान एयरफोर्स टेक ऑफ करेगी और हम उसको हिट कर देंगे। चलिए, ये तो शायद पब्लिक कंजम्पशन के लिए ना, उनको इतना तो पता इंटरनली तो पता होगा ना, मतलब एयरफोर्स नोज के उसके पास क्या चीज़ है। नहीं, मैं गाड़ी खरीदूँ, हाँ, नहीं एयरफोर्स को पता था ना, उनको ये लग रहा था कि S-400 पर डैमेज हो सकता है। नहीं, डैमेज तो देखें, वो जब वो भी मारने में आए थे, अगर वो हमारे सिविलियन टारगेट्स की बजाय खुदा ना खास्ता अगर मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पे हिट करते, तो इनिशियल जो पहली वॉली थी, ठीक है, इसी पे उनने हमारी स्ट्रेटेजिक एसेट्स क्यों नहीं हिट कर पाए? वो इसलिए कि 6/7 को तो उनका जो था कि क्लेम था कि जी हम तो आए ही सिर्फ टेररिस्ट को मारे थे, नंबर 1। नंबर 2, दे ट्राइड, जो बेसिस मैं बता रहा हूँ ना, उन बेसिस पे उन्होंने अटैक किया, लेकिन हम रेडी थे। उसमें ये जो कुछ हिट्स हुई हैं जो इंडियंस बड़े शौक से वो दिखाते हैं, उसके अलावा ब्राह्मोस मिसाइल की बात करते हैं। ब्राह्मोस स्कैल्प EG ऑन राफेल, इट्स अ क्रूज मिसाइल, और उसके अलावा उनके जो ड्रोन्स हैरप इजरायली ड्रोन्स आ रहे थे कामिकाज़ी, वो तकरीबन 80 के करीब इंटरसेप्ट हुए हैं। वो आते थे, हम पहले कोशिश करते थे उनको सॉफ्ट किल की, ठीक है, कि आप उनको हैक करके ना, मतलब जैम करके गिरा दें या उनको अपने टारगेट से हटा दें। एक यहाँ पिंडी में स्टेडियम में भी आके गिरा जिस पे वो PSL भी फिर डिले हो गई थी। फाइनल आपके पास ऑप्शन होती है हार्ड किल की, कि आप उसको हार्ड का काइनेटिकली किसी गन से या मिसाइल से जो है ना आप इंटरसेप्ट कर लें। ये सिर्फ डराने के लिए थे, इनके अंदर कुछ था भी नहीं, ये कामिकाज़ी होते हैं, इनमें छोटा सा होता है, सुइसाइड ड्रोन्स बेसिकली, लॉइटरिंग, टेक्निकल टर्म इज़ लॉइटरिंग मुनिशन, LM इनको कहते हैं। ये एक ड्रोन होता है और इसके अंदर वॉरहेड होता है, ये आके गिरता है और बस फट जाता है। लेकिन क्या वॉरहेड था? जिस तरह ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस में न्यूक्लियर वेपन भी हो सकता है। अगेन नहीं, कन्वेंशनल था, डेफिनेट न्यूक्लियर तो नहीं, लेकिन उनका कन्वेंशनल बारूद थोड़ा सा ना वो ठीक है। तो कितना डैमेज अगर आप ये ड्रोन ना इंटरसेप्ट करते, मिसाइल पे तो मिसाइल तो ऑब्वियसली हम सबको डर लगता है एक मिसाइल से, एक ड्रोन आपको कितना डैमेज पहुंचा सकता है, ये मुझे समझा सकते हैं? एक ड्रोन अगर देखें, ये मैं आपको मिसाल दूंगा, 2 मिसालें, अभी रशिया यूक्रेन की और दूसरी ईरान इजराइल की। आपने देखा होगा कि वो FPV ड्रोन से, ठीक है, तो फ्रंट जो है फर्स्ट पर्सन व्यू, जो नॉर्मली मतलब आप वीडियो शूट्स और इसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं, उनके नीचे थोड़ा सा उतना ही जितना ये तकरीबन कामिकाज़ी और इसमें होता है, वो लगा के ना, एंड उन्होंने जब हिट किया जाके रशियन बॉम्बर्स को, तो वो एक ड्रोन अगर एग्जैक्ट डायरेक्ट हिट, DH हम इसको कहते हैं, कि अगर वो डायरेक्ट हिट अचीव कर रहा है ना एक जहाज़ के ऊपर, फ्यूल से भरा हुआ जहाज़ है, फिर तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर वो वैसे ही आके खुदा ना खास्ता कहीं किसी आपके सामने ग्राउंड में गिर गया है, तो फिर मतलब उसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता। तो उसके लिए DH बहुत ज़रूरी है कि वो डायरेक्टली आके किसी मशीन पे हिट करे। अच्छा, ये ब्रह्मोस मिसाइल लगना ये क्या बड़ी बात है? इज इट क्योंकि उसी के अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड भी हो सकता है, शायद हमें इसलिए लग रहा है ये बहुत बड़ी बात है। न्यूक्लियर तो देखिए वो तो फिर थ्रेशोल्ड, फिर हमारे पास भी, फिर हमारे भी मतलब वो राद और तैमूर और फिर शाहीन और गौरी, मैं इसको भी कन्वेंशनल पे ही रखता हूँ। कि देखें अगेन ईरान इजराइल की एक मिसाल देते हैं कि उनके पास तकरीबन 25 to 30 मिनट्स का ना रिएक्शन टाइम होता था। जब ईरान से मिसाइल फायर होते थे ना, मैं अभी वो नहीं गिन रहा कि दरमियान में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी थे और बाकी ममालिक भी थे, सिर्फ ईरान इजराइल की आप बात करें, विद इवन 30 मिनट्स वार्निंग एंड इनफ टाइम कि वो उनको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, एंड विद सिस्टम्स लाइक आयरन डोम, डेविड स्लिंग, थार्ड, एरो 2, एरो 3, फिर भी आपने देखा कि हैफा रिफाइनरी और बेन गुरियन एयरपोर्ट पे हिट्स हुई हैं। बिल्कुल। तो ज़ुबानी क्लेम करना इज़ समथिंग एल्स, ठीक है, वो डेथ स्टार वाली जो आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी, आयरन डोम भी डेथ स्टार है और S-400 भी डेथ स्टार, लग ही नहीं सकता, दैट्स अ प्रोपेगेंडा। 100% दुनिया में कोई सिस्टम, इवन इजराइलीज का भी नहीं है, हमारा भी ये तो साबित हो चुका है ये पिछले 2 महीनों में, अनफॉर्चुनेटली। तो एक्चुअली डिटेरेंस फिर ये होती है कि आप जब मारेंगे ना, तो मैं तकरीबन 80 to 90% कर लूँगा इंटरसेप्ट, ठीक है, 5 to 10% फिर भी हिट्स होंगी, उनको 100% मैं नहीं रोक सकता। लेकिन डिटेरेंस का मतलब ये होता है कि अच्छा फिर जब मैं वापस दोबारा वॉर करूँगा ना, जैसे मैंने उस दिन किया कि S-400 बैटरीज हिट की, बिल्कुल की, आदमपुर में, भोज में, वहाँ पे हमने उनके चीज़ बोर्ड रडार तबाह किए, 34 बेसेस उनके
ये एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान है, रिटायर्ड, उन्होंने 34 बोला है। मीडिया में कुछ जगह मैंने 36 भी देखा है, तो मैं सर सुहेल अमान का 34 का फिगर ले लेता हूँ। कर्नल सोफिया कुरैशी जो उनकी थी, उन्होंने 26 या 28 का था, तो मैं इसको बहरहाल 34 पे रखता हूँ। फतेह 1 रॉकेट्स हमने यूज़ किए, जो आर्टिलरी रॉकेट्स हैं। अब वो इंडियंस हो जाते हैं सैटेलाइट इमेजरी दिखाओ, सैटेलाइट इमेजरी दिखाओ। मैंने यार मतलब ये इट्स नॉट लाइक कि मैंने वहाँ पे ना बैठ के कोई इट्स लाइक कॉन्टेस्ट बिटवीन के एक तस्वीर आप दिखाएं, एक तस्वीर। मैंने अपना एम अचीव करना था, वो मैंने कर लिया, ठीक है। S-400 का रेडार तबाह हो गया, उनके बेसिस हिट हो गए, ठीक है। और मेरे बेसिस जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो हिट्स हुई भी, उनमें कोई स्ट्रेटजिक एसेट जो है वो ज़ाया नहीं हुआ। कुछ शहादतें जब फिर कह रहा हूँ कि हुई, मतलब ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइफ। अच्छा, इस पे एक तो हम चलिए प्रूफ्स की तरफ आते हैं। एक और बात ये चल रही थी कि जी हमने S-400 को करने के लिए एक साइबर अटैक किया, और इंडियन साइड ये कह रही थी कि हमने कुछ नहीं किया, ये चाइनीज़ लोगों ने किया। अब एज अ पाकिस्तानी, ठीक है, और बाकी इंडियन की मिस इन्फॉर्मेशन में मानूँ ना मानूँ, हम वो मुल्क हैं जहाँ बिजली नहीं सही आ रही, मेरा इंटरनेट नहीं चलता, ये पॉडकास्ट अपलोड होकर यूट्यूब पे फांस रही होती है, हम कैसे साइबर अटैक कर सकते हैं? अच्छा, ये अब देखें, ये तो फिर आपने आवाम की बात कर दी ना। मेरा इस पे काउंटर क्वेश्चन ये होगा कि हो सकता है कि जो आपकी गवर्नमेंट और जो फौज है उनके पास आपसे बेहतर सिस्टम हो, नंबर 1। ये मतलब मुझे पता नहीं तो हमें भी दे देना। हाँ नहीं मतलब अच्छा, वैसे वो के अलावा भी नेटफ्लिक्स का वो देखा होगा आई थिंक, मनी हाइस्ट, उसमें प्रोफेसर कहता है कॉल पाकिस्तान, वो कराची के हैकर्स जो है ना, तो पता नहीं शायद वो अब तो वो वेस्टर्न मीडिया भी शायद यही बता रहा है कि पाकिस्तान में। एनीवेज मैं साइबर पे फ्रेंकली इट्स नॉट माय डोमेन, इट्स नॉट माय फोर्टे। मैं अपना एक एजुकेटेड गेस दे सकता हूँ कि हमने पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा काम किया है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। मैं सिर्फ अभी पाकिस्तान एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। हमारी साइबर जो है ना कमांड नेटवर्क सेंट्रल वॉरफेयर के लिए वो अलग हो गई है, वो काम ही सिर्फ साइबर पे करती है। एक अलहदा पूरी ब्रांच है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, जैसे पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं ना, ऐसे एक IT ब्रांच है। आप बेहतरीन किस्म के जो माइंड्स हैं जो बाहर, जो इसी वजह से शायद कि यार हमारे पास कोई काम बाहर इस वजह से नहीं मिल रहा, उनको भी आप हायर करके अपनी IT ब्रांच में और वहाँ पे एक बेहतरीन इक्विपमेंट दे के उनको वहाँ काम पे बिठा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो मुझे ये पता है फॉर श्योर कि वो साइबर कमांड बन चुकी है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, किस लेवल की हैं, ये मैं बाकी इस पर कमेंट नहीं कर सकता। उसके अलावा स्पेस कमांड बन चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना सेंटर यहीं पे नेस्टैप बना है अभी, जो बेनज़ीर भुट्टो पहले एयरपोर्ट, जो नूर खान बेस है बेसिकली, वो एयरपोर्ट जब शिफ्ट हुआ तो उससे सारे एरिया में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, उसमें एक है सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर और स्पेस, इस पे पाकिस्तान एयरफोर्स अपना काम कई सालों से कर रही है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर उनकी टेक्नोलॉजी जो है ना अब इस लेवल पे पहुंच गई हो कि वो खुद ये काम कर सकें, ठीक है। इंडियंस ने पहले भी इंडियंस ने मतलब बताया कि बाकी भी चाइना ही कर रहा था, तो उन्होंने इस पर भी चाइना पे इल्ज़ाम लगाना है, फेयर इनफ। लेकिन S-400 का जो बेसिकली मेरे ख्याल में ना, ज़ाती ख्याल में, उसकी जो हार्ट किल हुई है ना, वो जैमिंग से ज़्यादा आपकी एंटी रेडिएशन जो मिसाइल की जो पोटेंसी है, हमने उसको हिट किया है बेसिकली मिसाइल से। और दूसरा, मैं एक और जो 6-7 की रात के बारे में मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि मेरे ज़ाती ख्याल में शायद उस दिन जो S-400 था ना, वो इन्होंने पूरा ऑन नहीं किया हुआ था, बिकॉज जो इंडियंस का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखें, क्या मतलब पूरा ऑन नहीं, मैं बताता हूँ आपको, किसी ने स्विच भूल गया था लगाना। नहीं, आई मीन कि उन्होंने उसको जो है ना, उसके मिसाइल्स को उन्होंने हॉट करके के रेडी करके फॉर द फायर। ये मेरा ज़ाती ख्याल है, जस्ट सेइंग, बिकॉज उनका जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना, उनका स्पाइडर सैम जो इन्होंने इजराइल से लिया है, स्पाइडर से मुझे कोई ख़तरा नहीं है, स्पाइडर से सबसे ज़्यादा ख़तरा इंडियन एयरफोर्स को ही है। उन्होंने जो अपना MI-17 मारा था श्रीनगर में, वो उन्होंने इसी तरह मारा था। तो ये अगेन मैं इट्स माय पर्सनल एजुकेटेड गेस कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए उस रात जब 70 जहाज़ उनके भी हवा में थे, 70+, ठीक है। तो इंडियंस का जो IFF हम इसको कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो, वो इतना अच्छा नहीं है, अगेन दैट इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। तो अगर उस दिन वो S-400 को वेपन्स फ्री कर देते तो इंशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स का तो कोई ना गिरता, लेकिन 2-3 फ्रेंडली फायर से इंडियन एयरफोर्स के ही जेट्स गिर जाते, बिकॉज रेडार के ऊपर बैठ के इसको सॉर्ट करना कि ये जो टारगेट, क्योंकि आप बैठे हुए हैं 300 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, यू कैन ओनली सी अ ब्लिप ऑन द स्क्रीन। मैं समझ रहा हूँ, अब ये आपका प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है। सॉर्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग भी एक टर्म यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि मैंने ये कैसे पता करना है कि ये जो ब्लिप है, क्या ये फ्रेंडली है, क्या ये हॉस्टाइल है, क्या ये कोई सिविलियन एयरलाइनर है। क्योंकि आखिरी में यहाँ पे मिसाल दूँ, ईरान ने यूक्रेन एयरलाइंस का एक कुछ साल पहले एयरलाइनर तबाह इसी तरह सैम मार के तबाह कर दिया था। रशिया ने एक मलेशियन एयरलाइन, और एक अभी अज़रबैजान का वो चेचनिया में ग्रोजनी जा रहा था, इट वाज हिट बाय सम शैपनल, और वो फिर क्रैश लैंड किया काज़किस्तान में। तो ये फॉग ऑफ वॉर में ये बहुत कॉमन होता है कि आप हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट के अलावा ना किसी सिविलियन या अपने फ्रेंडली को हिट कर दें। तो अगर 6-7 की नाइट अगर उन्हें S-400 पूरा डिप्लॉय किया होता
तो मैं देखता कि शायद ये 6+3 ओन गोल हो जाते और 3 वो अपने S-400 से किल्स हो जाती, तो इसलिए उन्होंने मेरे ज़ाती ख्याल में उस रात उन्होंने ऑन नहीं किया हुआ था। अच्छा सर, 2 आखिरी सवाल जी जी फिर मैं आपको जाने देता हूँ। पहला सवाल थोड़ा सा अजीब, खैर सारे मेरे गए सवाल अजीब है, नहीं बहुत अच्छे सवाल है, आप करें प्लीज़। ये वाला तो बिल्कुल ही अजीब है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट, ऑपरेशन सिंदूर, आप एयर हेडक्वार्टर्स में होते थे, यार जंग चल रही होती है, ये कौन बंदा होता है जो जाके नाम सोचता है कि इसका नाम क्या होगा? क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि चल दूसरी पार्टी कर रही हो तो उन्होंने तो चलो सोचा होगा ना कि करना है, आप रिएक्शन के साथ साथ कौन बंदा है जो कहता है यार इसका मैं ब्रांड बनाता हूँ? अच्छा, सिंदूर तो उनका नाम है ना, हमारा हाँ, तो बुनियानुम मरसूस था ना, बिल्कुल मैं ये कुरान कह से रहा लिया हूँ कि गया। जिस तरह फॉर एग्जांपल ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल इंडिया की साइड से ऑपरेशन सिंदूर, कोई इसका नाम बनाता है ना, ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है? मेरा ख्याल है ये आई थिंक टॉप लीडरशिप ही करती है, चाहे वो मिलिट्री है चाहे वो पॉलिटिकल है, क्योंकि उनके ऑपरेशन 2019 में जो उनके ऑपरेशन का नाम था ना वो था ऑपरेशन बंदर, ठीक है, उन्होंने ऑपरेशन बंदर किया था और हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था, और यहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया था और फिर हमने बुनियानुम मरसूस किया था। तो नाम मेरा ख्याल है कि ये, क्योंकि मोदी ने वो सिंदूर, इस पर कुछ इंडियन ख़वातीन को बड़ी तकलीफ भी होती है अगर आप उनकी वीडियोस देखें कि भाई हमारे शौहर हैं ये सिंदूर की हिफाजत करने के लिए, तुम ये जो इसको उससे अटैच करना चाह रहे हो ना कि वो जो सिविलियन कुछ टूरिस्ट वो जो ख़वातीन थी उनके सामने उनके हस्बैंड को मारा गया ये पहलगाम अटैक में, तो मैं उनके सिंदूर की हिफाजत कर रहा हूँ, तो ये आप वो ब्राउनी पॉइंट्स क्लेम करने की कोशिश ना करें। तो ये नाम मेरा ख्याल है कि ये टॉप लीडरशिप ही करती है। अब इंडियंस ऐसा नाम क्यों रखते हैं इस पे तो मैं क्लेम नहीं कर सकता। हमने बरल कुरान से लिया था, वो मतलब पूरी आयत है बुनियानुम मरसूस वाली। तो और क्या 2019 में थोड़े ज्यादा लिबरल थे तो वो स्विफ्ट रिटोर्ट पे चले गए, लाइक अगले ही दिन हो गया था, उस टाइम नहीं था सोचने का। इमरान खान साहब थे, वो जो है ना खान साहब थे, और उन्होंने अगले दिन ही ना इंग्लिश नाम थोड़ा सा मे बी ऑक्सफोर्ड पढ़े हुए थे, सही है। तो मैं अच्छा आखिरी सवाल, इंडिया कहती है ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग, खत्म नहीं हुआ। ये मैं नहीं आपसे पूछूंगा कि क्या आपको लगता है कि वो वापस अटैक करेंगे, अभी तो हम सबको शायद लग रहा है कि होगा। क्या आपको लगता है कि उन्हें 2019 में, आप उस टाइम खुद एयर हेडक्वार्टर्स में थे, अभी जो रिसेंट हमारी लिमिटेड वॉर हुई है, तीसरी दफ़ा मिसाल के तौर पे अल्लाह करे कभी ना अटैक करें और ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, हमारी उनसे अच्छी रिलेशनशिप हो जाए, अगर वो अटैक कर रहे हैं तो क्या ये टाइम नहीं आ गया कि आप शायद एयरफोर्स की जगह कुछ और ट्राई करें? अगर आप इंडियन साइड पे बैठे हो, आपने 2 मिस एडवेंचर केलें कर ली हैं, मैं सिर्फ एयरफोर्स टू एयरफोर्स बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं इसका जवाब अब मैं एज अ पाकिस्तानी दे दूँ कि आई वुड लव कि नेक्स्ट टाइम प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ यूज़ योर नेवी, ठीक है। बेचारे वो नेवी वाले बाबा को भी कुछ मिले क्योंकि जो है ना वो नेवी के वो जो सर ने वो दूसरी में, पहले में तो वो खामोश रहे थे, दूसरी में उन्होंने कहा कि ऑपरेशनली इररेलेवेंट है, हम उसको 100% जो है ना 24/7 उनके जो P8 पोसाइडन, उन्होंने वीडियो भी दिखाई थी इंफ्रारेड का, वो जो इमेज उनका एक जहाज़ इंडियन नेवी का जा रहा है, और INS जो उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं विक्रमादित्य और विक्रांत, कि वो अपनी पोर्ट में ही खड़े थे, फिर निकले, फिर वापस चले गए। तो वो कराची से ज़रा 300 नॉटिकल माइल तक आके हमारी उससे आगे ज़रा दिखाते। हमने जहाज़ जो है ना हवाई जहाज़ काफ़ी गिरा लिए हैं, अब हम बहरी जहाज़ गिराना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो यूज़ करें, लेकिन मैं ऑन अ सीरियस नोट मेरा ये ख्याल है कि जब 2019 में उन्होंने जब एयरफोर्स यूज़ की थी ना, जब तक वो कोई नई कैपेबिलिटी नहीं ले लेते, जैसे राफेल और S-400, तो वो नहीं आते। तो अभी अगर जब तक वो कोई नया जहाज़ या नया सिस्टम नहीं ले लेंगे, ठीक है, तो वो एयरफोर्स अब उस तरह यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये प्रवीण साहनी उनके एक डिफेंस एनालिस्ट है, उन्होंने भी कहा है कि उनको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है कि अभी जो हमारी एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, लेकिन ग्राउंड अटैक मतलब आर्मी टू आर्मी नहीं, आर्मी आई थिंक नेवी का थोड़ा सा वो चांस है कि क्योंकि जिस तरह वो है ना कि कोई स्कर्मिश वहाँ पे हो जाए कि वो थोड़ा सा आएँ, अपना पोस्टर दिखाएं, आपकी नेवी जाए या आपके एयरक्राफ्ट जाएं, और एक इस तरह की स्कर्मिश हाइपोथेटिकली शायद आपको सी में नजर, आर्मी टू आर्मी तो फुल जाएंगे ना फिर, आर्मी टू आर्मी। और ये नेवी का भी इवन ये एस्केलेशन लैडर के रंग्स होते हैं कि आप अगले रंग पे लैडर के ऊपर आप चढ़ रहे हैं, तो नेवी ऊपर है। एयरफोर्स जो है ना वो थोड़ा सा है कि क्विकली आप जाते हैं और करके वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसराइल की भी मैंने जैसे मिसाल दे रहा हूँ कि वो भी अपनी एयरफोर्स यूज़ करते हैं, गजा, लिबिया, सीरिया, लेबनान, ईरान। एयरफोर्स थोड़ा सा ये कहा जाता है कि एयर कन्वेंशनली यूज़ करें ना अगर आप, तो ये थोड़ा सा एस्केलेशन में अब नीचे, हाँ ये हो गया, नॉर्मलाइज हो गया, आप ये कह सकते हैं कि दुनिया अभी कंबोडिया के ख़िलाफ़ थाईलैंड ने अपनी यूज़ की है 2-3 दिन पहले, ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया कि अच्छा एयरक्राफ्ट आए, उन्होंने तबाह किया और चले गए। आपकी सॉवरेनिटी जो आपकी, चाहे वो नेवल बाउंड्री है या आपकी जो लैंड की बाउंड्री है, वो किसी ने क्रॉस नहीं की। वो अगर क्रॉस होती है ना तो दैट्स बिगर एस्केलेशन। सही। चलें सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया। Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.